नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज देखो बच्चों, हम यहाँ पे 12th क्लास बायोलॉजी का एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। लेसन नंबर है आपका 8 नंबर, ठीक है। और इस लेसन का नाम है आपके पादपों में खनिज पोषण, और ये आपकी चैप्टर नंबर 8 का यहाँ पे पार्ट नंबर फर्स्ट है। तो जो भी यहाँ पे न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, जो भी आपके नए यहाँ पे जुड़ रहे हैं इस यूट्यूब चैनल से, वो एक बार इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखो, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या सबसे पहले, ठीक है। तो चैप्टर्स का नाम है आपके पादप। पादप मतलब क्या होता है आपको पता ही है, पेड़ पौधे। पादप मतलब क्या होता है आपके पेड़ पौधे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें कि खनिज। खनिज का मतलब क्या होता है, जो मृदा में पाए जाते हैं, जो पदार्थ मृदा में पाए जाते हैं वो खनिज पदार्थ कहलाते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि पोषण की। पोषण क्या होता है, इस पोषण के बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है, कि पोषण क्या होता है। तो पोषण के बारे में ध्यान रखना कि सभी जीवों की वृद्धि के लिए, किसके लिए, सभी जीवों की वृद्धि, सभी जीवों की वृद्धि एवं जीवन चक्र को पूरा करने के लिए, ठीक है, एवं जीवन चक्र को पूरा करने के लिए कोई भी सजीव वो अपनी वृद्धि और उसके जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जिन बाहरी पदार्थों को ग्रहण किया जाता है, बाहरी पदार्थों को ग्रहण किया जाता है, वो क्या कहलाता है, यहाँ पे पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, यहाँ पे पोषण कहलाता है। आई बात समझ में। तो अगर पोषण की परिभाषा पूछे तो पोषण क्या होता है कि सभी जीव क्या करते हैं, अपनी वृद्धि के लिए एवं अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं कि बाहर से कुछ पदार्थों को यहाँ पे क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। बाहर से पदार्थों को क्या किया जाता है, आपके ग्रहण किया जाता है। अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं, मानव की बात कर लो, मानव भी क्या करता है, आपके भोजन ग्रहण करते हैं। तो बाहर से भोजन ग्रहण करते हैं तो वो क्या कहलाता है, यहाँ पे पोषण कहलाता है। एक प्रकार का क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो पोषण के आधार पर यहाँ पे जीव है, इन जीवों को आपके दो भागों में बांटा गया। पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया, यहाँ पे दो भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया। जीवों को दो भागों में बांटा गया, ठीक है, कि पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया। अब बात करते हैं कि दो भाग कौन कौन से। तो सबसे पहले एक ऐसे जीव होते हैं जो आपके स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे, स्वपोषी। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो आपके विषम पोषी होते हैं, या फिर उन्हें हम बोल सकते हैं यहाँ पे परपोषित बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आपके परपोषित। तो पोषण के आधार पर जीव आपके कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्वपोषित होते हैं, एक कौन से होते हैं, आपके विषम पोषित होते हैं। तो स्वपोषित की बात करें सबसे पहले कि स्वपोषित होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब वह जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं, आपकी स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो एक तरफ तो हम यहाँ पे स्वपोषी की बात करेंगे और इधर हम बात करेंगे जो सेकेंड नंबर आपका पार्ट परपोषित, उसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सेकेंड नंबर आपके परपोषित। तो परपोषित में देखना कि परपोषित में क्या होता है कि ये परपोषित क्या करते हैं, आपके कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ। कौन कौन से पदार्थ, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, दोनों जो पदार्थ होते हैं, इन दोनों पदार्थों को क्या करता है, ये आपके बाहर से ग्रहण करता है, ठीक है। बाहरी स्रोतों से ग्रहण करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, यहाँ पे परपोषित कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परपोषित। मतलब क्या इनका कि ये जो परपोषित होते हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ठीक है। यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, यहाँ पे, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ पे।
तो ये अपना भोजन क्या करते हैं आपके स्वयं नहीं बनाते। लेकिन जो स्वपोषी होते हैं तो वह जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं स्वयं बनाते हैं। इसका मतलब है कि जो कार्बनिक पदार्थ है इन कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। कार्बनिक पदार्थों का निर्माण तो स्वयं करते हैं, लेकिन अकार्बनिक पदार्थ बाहर से ग्रहण करते हैं। अकार्बनिक पदार्थ बाहर से ग्रहण किए जाते हैं। बाहर से ग्रहण किए जाते हैं। आई बात समझ में। तो इसमें देखो परपोषित में है क्या यहाँ पे, तो परपोषित में क्या है कि दोनों जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है ये दोनों क्या किया जाता है यहाँ पे कि बाहर से ग्रहण किए जाते हैं। किस में ग्रहण किए जाते हैं आपकी इस परपोषित में। दोनों पदार्थ कौन कौन से, कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों पदार्थ आपके बाहर से ग्रहण किए जाते हैं ना। जबकि जो स्वपोषित होता है यहाँ पे, स्वपोषित में क्या होता है कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ तो इसमें स्वयं बनाए जाते हैं, लेकिन अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो आपके बाहर से ग्रहण किए जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया है यहाँ पे, स्वपोषित और आपकी विषम पोषित या जिसे हम परपोषित कह सकते हैं। तो अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पे स्वपोषित में पादप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं यहाँ पे, पादप। तो स्वपोषित में उदाहरण होता है आपके पादप की, ये अपना भोजन क्या करते हैं स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। कौन सी क्रिया के द्वारा, आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया, फोटोसिंथेसिस जो इसमें अभिक्रिया होती है उसके द्वारा क्या होता है। एक तो ये वातावरण से CO2 ग्रहण करते हैं, जड़ों के द्वारा जल को ग्रहण किया जाता है और C6H12O6 बनता है। ठीक है, इसके अलावा साथ में क्या निकलती है आपके ऑक्सीजन गैस और साथ में ऊर्जा बाहर निकलती है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे देखो जो कार्बनिक पदार्थ बना, ये कार्बनिक पदार्थ ये पादप के द्वारा क्या बनाएगा, आपके स्वयं बनाएगा। पादप के द्वारा स्वयं बनाएगा। तो इसीलिए पादपों को कौन सी श्रेणी में रखा गया, आपकी स्वपोषी की श्रेणी में रखा गया। कौन सी श्रेणी में रखा गया, स्वपोषी की श्रेणी में। लेकिन इसमें पादपों में ध्यान रखना कि ऐसा क्या होता है यहाँ पे पादपों में जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पादपों में क्या होता है यहाँ पे कि आपके हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है यहाँ पे पादपों में, हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट होने के कारण इसमें भोजन आपके अपने आप निर्माण हो जाता है। लेकिन परपोषित में यहाँ पे हरित लवक नहीं पाया जाता है। ठीक है, हरित लवक नहीं पाया जाता है। हरित लवक नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है, हरित लवक नहीं होता है, जबकि जो आपके यहाँ पे स्वपोषी होते हैं इसमें हरित लवक पाया जाता है, इसलिए ये अपना निर्माण खुद कर लेते हैं। तो इसमें उदाहरण में तो हो गए आपके पादप, जबकि जो परपोषित होते हैं इसमें उदाहरण में क्या क्या हो जाएंगे, आपकी कवक हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। बैक्टीरिया मतलब जो जीवाणु होते हैं वो हो जाएंगे। इसके अलावा जो अनेक सारे जो जंतु है उसमें भी आपके क्या होता है कि आपके परपोषित होते हैं। ये सारे पदार्थ क्या करते हैं, बाहर से ग्रहण करते हैं। तो यहाँ से जो पादप होते हैं वो जो अकार्बनिक पदार्थ तो आपकी मृदा से ग्रहण करते हैं, जैसे कि आपके पादप, ये पादप की जड़ है यहाँ पे। ठीक है, ये पादप की पत्तियां हो जाएगी यहाँ पे, ये पादप की पत्तियां हो गई। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जो जड़ें होती है इन जड़ों से ये क्या करता है आपके एक कार्बनिक पदार्थ तो ग्रहण कर लेता है, लेकिन कार्बनिक पदार्थों का निर्माण पत्तियों में स्वयं हो जाता है अपने आप। तो यहाँ पे एक कार्बनिक पदार्थ तो ये आपके पत्तियों से जो जड़ें होती है उनसे ग्रहण कर लेता है और कार्बनिक पदार्थ का निर्माण इन पत्तियों में स्वयं में हो जाता है। क्योंकि पत्तियों में क्या पाया जाता है आपके यहाँ पे हरित लवक क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल के कारण क्या होता है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है, आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इस कारण इसमें कार्बनिक पदार्थों का निर्माण अपने आप ही हो जाता है। अब देखो पदार्थ जो पादप होते हैं वो पादप क्या करते हैं, ये खनिज पोषण आपके यहाँ पे अवशोषण करते हैं। जड़ों के द्वारा क्या अवशोषण करते हैं, आपके खनिज पोषण अवशोषण करते हैं। तो वैज्ञानिक का नाम था एक आपके डी सोसर, एक वैज्ञानिक का नाम था आपके डी सोसर। क्या नाम था, डी सोसर। एवं इसका एक आपके सहयोगी था वन सेक्स। ठीक है, क्या नाम है वैज्ञानिक का, वन सेक्स। इन दोनों वैज्ञानिकों ने पादपों में देखा कि खनिज लवणों की उपयोगिता अनिवार्य है या नहीं है, कि खनिज लवणों की उपयोगिता क्यों अनिवार्य है।
तो इस आधार पे इन्होंने आपकी कुल 3 विधियाँ बताई। कितनी विधियाँ बताई आपकी? 3 विधियाँ। देखो किस पे विधियाँ बताई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमने बात की सबसे पहले यहाँ पे पादप होते हैं, ये क्या करते हैं यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो पादपों में यहाँ पे किसका निर्माण हुआ? ये आपके स्टार्च का निर्माण हुआ। तो पादपों में ध्यान रखना कि भोजन किस रूप में संग्रहित रहता है? स्टार्च के रूप में। पादप में भोजन संग्रहित, पादप में भोजन संग्रहित, पादप में किस रूप में भोजन संग्रहित रहता है? आपके स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। जबकि जंतुओं में जो भोजन होता है, जंतुओं में भोजन, ये जंतुओं में भोजन आपके ध्यान रखना ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। और कहाँ पर संग्रहित रहता है? ये आपके यकृत में रहता है। इसीलिए ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पे? जंतु स्टार्च भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था कि पादप होते हैं, उन पादपों में खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना पौधों में खनिज पोषकों की, पौधों में खनिज पोषकों की आवश्यकता, कि पौधों में खनिज पोषकों की आवश्यकता किस प्रकार से होती है, वो क्या कार्य करते हैं खनिज पोषक, उनके बारे में यहाँ पे कुल 3 विधियाँ हैं। जिसमें से सबसे पहली विधि आपके पादप भस्म विधि। कौन सी विधि है? सबसे पहले आपकी पादप भस्म विधि। अब देखो इस पादप भस्म विधि में है क्या? यहाँ पे भस्म मतलब क्या होता है? राख होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो हमारे पास ये यहाँ पे एक पादप है, ये एक पादप है हमारे पास, ठीक है, ये लो पादप बना दिया, ठीक है। पादप बना दिया। अब देखो इस पादप को हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस पादप को 1 या 2 दिन तक, कितने दिन तक? 1 या 2 दिन तक, 1 या 2 दिन तक। और टेम्परेचर रहेगा आपका 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रहेगा? 70 से 80 डिग्री ग्रेड टेम्परेचर पर इसे ओवन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? ओवन में। और ओवन क्या करता है? इस पादप को गर्म करेगा। तो गर्म करेगा तो इसमें से जो जल होगा वो जल क्या हो जाएगा? आपके वाष्पीकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाष्पीकृत हो जाएगा। तो जल क्या हो गया? यहाँ पे वाष्पीकृत हो गया। अब क्या होता है, जैसे वाष्पीकृत होता है तो पीछे क्या होता है? पादप बचा रहता है। जो पादप बचा है उसके भार को तोल लिया जाता है, उसके शुष्क भार को यहाँ पे तोल लिया जाता है, ठीक है। शुष्क भार रहता है पीछे। जैसे पादप को ओवन में रखा तो ओवन में रखने से जो पानी होगा वो वाष्प के रूप में बाहर उड़ जाएगा, गर्म होगा तो जल वाष्पीकृत हो जाता है। और पीछे जो पादप रहा है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे शुष्क भार उसका ज्ञात कर लिया जाता है। अब बात करते हैं कि शुष्क भार में कौन कौन से पदार्थ होते हैं यहाँ पे। तो शुष्क भार में एक तो होती है आपके कोशिका भित्ति बची रहती है पीछे पादप में, एक तो क्या रहती है? कोशिका भित्ति रहती है पादप में, ठीक है। सेकंड नंबर रहता है यहाँ पे बहुसेकेराइड्स रहते हैं, पॉलीसेकेराइड रहते हैं। बहुसेकेराइड क्या रहते हैं इसमें? आपके बहुसेकेराइड्स रहते हैं। इसके अलावा इसमें लिग्निन रहता है। क्या रहता है? आपके लिग्निन रहता है, ठीक है, शुष्क भार में। और इसके अलावा आपके जीवद्रव्य घटक या कार्बनिक अम्ल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो यहाँ पे? कार्बनिक अम्ल। ये आपके शुष्क भार पाए जाते हैं। जल जैसे वाष्प के रूप में बाहर उड़ता है तो पीछे पादप जो रहता है वो आपके शुष्क भार है पादप का। और शुष्क भार में कौन कौन से होते हैं? कोशिका भित्ति होती है, बहुसेकेराइड्स होते हैं, लिग्निन होता है और कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। अब इस शुष्क भार को क्या किया जाता है? देखो नेक्स्ट, अब इस शुष्क भार को आपके गर्म किया जाता है। किस में गर्म किया जाता है? भट्टी में गर्म किया जाता है। कितने डिग्री ताप पर? यहाँ पे 6000 डिग्री ताप पर इनको जलाया जाता है पादपों को। और जलाने से क्या होता है कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो वाष्पशील हो जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ वाष्पशील हो जाते हैं, मतलब गैस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ है, ये कार्बनिक पदार्थ किस में परिवर्तित हो जाते हैं? यहाँ पे वाष्प के रूप में, वाष्प में परिवर्तित। तो वाष्प में परिवर्तित हो गई तो पीछे क्या बचे? यहाँ पे अकार्बनिक पदार्थ। तो यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ तो क्या हुआ? आपके वाष्प में परिवर्तित हो गया, लेकिन पीछे क्या बचा? यहाँ पे अकार्बनिक पदार्थ।
पीछे क्या बचा यहाँ पे, अकार्बनिक पदार्थ बचा है, ठीक है। और जो अकार्बनिक पदार्थ बचा है, इस अकार्बनिक पदार्थ को यहाँ पे पादप भस्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पे, पादप भस्म कहा जाता है। आई बात समझ में यहाँ पे। तो पादप को सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया था कि जो पादप था हमारे पास, तो उस पादप को सबसे पहले हमने यहाँ पे ओवन में गर्म किया था। कितने डिग्री ताप पर, आपके 70 से 80 डिग्री ताप पर 1 से 2 दिन तक। तो पादप में जो जल होता है वो जल आपके वाष्पीकृत हो जाता है और उसका जो पीछे बार बचता है वो शुष्क बार। शुष्क बार में क्या क्या होती है, कोशिका भित्ति, बहुसेकेराइड्स, लिग्निन और इसके अलावा कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं। अब जैसे इस शुष्क बार को, बाकी जो पादप बचा है, इसको भट्टी में गर्म किया जाता है। कितने डिग्री ताप पर, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। और जिससे पीछे क्या रहता है, आपके कार्बनिक पदार्थ रहते हैं, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो किस में परिवर्तित होता है, वाष्प में। और पीछे क्या रहता है, आपके अकार्बनिक पदार्थ, और इसे क्या कहा जाता है यहाँ पे, आपकी पादप भस्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पे, पादप भस्म। तो इसमें जो पौधे के बच्चे हुए जो अवाष्पशील खनिज तत्व हैं, तो इस विधि के द्वारा इनकी उपस्थिति देखी जा सकती है, लेकिन अनिवार्यता नहीं देखी जा सकती कि क्यों अनिवार्य, ठीक है। तो इस विधि के द्वारा खनिज तत्वों की अनिवार्यता देखी जा सकती है। खनिज तत्वों की जो उपस्थिति होती है, खनिज तत्वों की उपस्थिति देखी जा सकती है, ठीक है। लेकिन इनके अनिवार्यता का हम इसमें पता नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले पौधों में खनिज पोषकों की आवश्यकता की विधि कौन सी है, आपकी यहाँ पे पादप भस्म विधि। कौन सी विधि बेटा, यहाँ पे पादप भस्म। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सेकेंड नंबर जो विधि आती है, उस विधि का नाम है आपके बालू संवर्धन प्रयोग। कौन सा है यहाँ पे, बालू संवर्धन या संवर्ध प्रयोग। ये है आपके यहाँ पे सेकेंड नंबर मेथड, बालू संवर्ध प्रयोग। इसमें क्या होता है, देखो बालू संवर्ध प्रयोग में, तो इस विधि में क्या क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उन पौधों की उपयोगिता निर्धारित करने के लिए पौधों को रेत में उगाया जाता है। बालू मतलब क्या होता है, मिट्टी। तो इसमें पौधों को रेत में उगाया जाता है। किस में उगाया जाता है, पौधों को रेत में उगाया जाता है, ठीक है। पौधों को किस में उगाया जाता है, यहाँ पे रेत में उगाया जाता है। तो रेत में उगाने से पहले जो हमारे पास रेत होगी, जो मिट्टी होगी, इस मिट्टी को क्या किया जाता है, सबसे पहले आपकी HCl से धोया जाता है। किससे धोया जाता है, HCl, जिसे कहते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जिसे बालू में HCl से यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको धोते हैं, ठीक है। रेत को HCl से धोते हैं, जिससे यहाँ पे मिट्टी में कोई भी खनिज तत्व होता है वो आपके नहीं रहता है, ठीक है। कोई भी खनिज तत्व फिर आपके इस मिट्टी में नहीं रहता है। अब क्या करते हैं, इस बालू को फिर वापस, जैसे HCl से धोया, फिर हम वापस रेत को क्या करते हैं, यहाँ पे पानी से धोते हैं, जल से धोते हैं। किससे धोते हैं, आपकी पानी से धोया जाता है। और उसके बाद में जो हमारे पास यहाँ पे रेत बची, इस रेत में क्या करते हैं हम, यहाँ पे पौधों को उगाया जाता है। किसको उगाया जाता है, पौधों को उगाया जाता है, ठीक है। किसको उगाया जाता है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पौधों को उगाएंगे। तो मान लो हमारे पास यहाँ पे ये गमले हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे पौधों को उगाएंगे। ये लो एक पौधा, ये दूसरा गमला है यहाँ पे, ठीक है। इसमें ये जड़ें निकल गई, ये आपकी एक तीसरा पौधा उगा दिया यहाँ पे। एक गमला ये रहा हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पर भी हम एक पौधे को और उगाएंगे। ये लो पौधे को उगा देंगे, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ पे। तो अब क्या करते हैं, इन सारे जो यहाँ पे हमारे पास गमले हैं, इनमें पौधों को उगाया। तो पौधों को उगाने के बाद क्या करेंगे, इसमें अलग अलग पात्रों में, इसमें तो क्या कर डालेंगे, मैग्नीशियम डालेंगे, मैग्नीशियम आयन। इसमें हम सोडियम आयन डालेंगे। इसमें हम यहाँ पे फास्फोरस आयन डालेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे मैग्नीशियम आयन डालते हैं, तो मैग्नीशियम आयन के द्वारा हम देखते हैं कि जड़ों का निर्माण होता है या इस पौधे में क्या परिवर्तन दिखाई देता है। सोडियम डाल के देखा तो इसमें हमने देखा कि सोडियम के कारण पौधे में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। फास्फोरस डाल के देखा तो हमने देखा कि पौधे में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो इस आधार पर यहाँ पे खनिज तत्वों की न्यूनता में इनको उगाया जाता है। किस में उगाया जाता है, आपकी खनिज तत्वों की न्यूनता में, खनिज तत्वों की
न्यूनता मतलब कमी में उगाए जाते हैं। खनिज तत्वों की न्यूनता में पादपों को उगाया जाता है। ठीक है, पादपों को उगाया जाता है। तो यहाँ पे इसमें पादपों को उगाया जाता है, तो इन्हें यहाँ पे कहा जाता है आपके अपूर्ण पौधे कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पे? अपूर्ण पौधे कहा जाता है। ठीक है, आई बात में। अब जैसे हमने मैग्नीशियम डाला तो इसमें क्या लक्षण दिया वो हमने नोट कर लिया। सोडियम डालते ही हमने देखा कि इसमें क्या लक्षण दिखाई दिया, और फास्फोर डालते ही हमने देख लिया इसमें क्या लक्षण दिखाई दिया। तो इस आधार पे हम पता लगा सकते हैं कि फास्फोरस पौधे में क्या कार्य करता है, सोडियम पौधे में क्या कार्य करता है, और जो मैग्नीशियम है ये मैग्नीशियम आपके पौधों में क्या कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन तत्वों के हम यहाँ पे कार्य पता लगा सकते हैं कि पौधों में आपके क्या कार्य करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो मेथड अपनाते हैं, ये सारा जो मेथड हमने यहाँ पे देखा था इतना मेथड, तो इस मेथड में क्या होती है कि कठिनाइयाँ आती है। तो इसीलिए इस मिट्टी के स्थान पे ध्यान रखना, मिट्टी के स्थान पर या तो आपके कुछ क्वार्ट्ज का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? आपके क्वार्ट्ज का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे प्लास्टिक चिप का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? आपके प्लास्टिक चिप का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे वर्मी कोलाइट का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? वर्मी कोलाइट का प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी के स्थान पर इन पदार्थों का यहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है। तो वर्मी कोलाइट होता है क्या, हमें ये जानना है यहाँ पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्मी कोलाइट, आप इंपॉर्टेंट लगा लेना इस वर्मी कोलाइट को यहाँ पे। तो वर्मी कोलाइट क्या है? एक प्रकार का खनिज पदार्थ है। ये क्या है बेटा? यहाँ पे आपके एक प्रकार का खनिज पदार्थ है। कौन है खनिज पदार्थ? वर्मीकुलाइट है, जो प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है, मतलब प्रकृति में पाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ये आपकी प्राकृतिक अवस्था में यहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट बात हम यहाँ पे करते हैं कि जो वर्मी कोलाइट है ये आपके इनका जो भार होता है वो कैसा होता है? आपकी हल्का भार होता है, हल्के भार। ठीक है, भार कैसा होता है इसका? हल्का भार होगा। ये हमेशा अक्रिय रहते हैं, किसी से भी ये आपकी क्रिया नहीं करते, तो पौधे से क्रिया नहीं करेंगे तो पौधों को हानि भी नहीं होगी। इसके अलावा ये अधिक जल अवशोषण करते हैं, अधिक जल अवशोषण करते हैं। ठीक है, जल अवशोषण क्या करते हैं? आपके अधिक करते हैं। तो ये आपके क्या होता है, इसको सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है। किसको प्रयोग में लिया जाता है? वर्मी कोलाइट को। और जब हम वर्मी कोलाइट का प्रयोग करते हैं मिट्टी के स्थान पर, तो इस मेथड को यहाँ पे कहा जाता है आपकी वर्मी कुलोपोनिक्स। क्या कहा जाता है यहाँ पे? वर्मी कुलोपोनिक्स कहा जाता है। तो ये थी आपके यहाँ पे बालू का संवर्धन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, और किस प्रकार से हम यहाँ पे पादपों में पता कर सकते हैं कि कौन से खनिज लवण क्या लक्षण उत्पन्न करते हैं पादपों में। तो उनकी अनिवार्यता हमें पता चल जाएगी कि मैग्नीशियम क्यों आवश्यक है, सोडियम क्यों आवश्यक है, फास्फोरस क्यों आवश्यक है। इसी प्रकार अन्य जो आपके पोषक अवयव है उनका भी हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं। और फिर हमारा जो थर्ड नंबर मेथड है वो थर्ड नंबर मेथड है यहाँ पे जल संवर्धन द्वारा। किसका संवर्धन करेंगे? जल संवर्धन। तो यहाँ पे जो पादप होंगे उनको पादपों को किस में उगाया जाएगा? यहाँ पे जल में उगाया जाएगा बेटा। किस में उगाया जाएगा? यहाँ पे जल में उगाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो जल प्रयोग लेंगे उस जल में आपके O2 की कमी रख दी जाती है। किसकी कमी रख दी जाती है? जल आपके ऑक्सीजन की कमी रख दी जाती है, और फिर ऑक्सीजन को एक नली के द्वारा इसमें प्रवाहित किया जाता है। मान लो ये पात्र था हमारे पास, ये जल डाल दिया, इस जल में यहाँ पे क्या आपके ऑक्सीजन की कमी है। क्या है? ऑक्सीजन की कमी। तो पादप की जड़ें जैसे इसमें उगेगी, ये पादप उग गया इसके अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें हम पता लगाएंगे कि जो ऑक्सीजन होगी उस ऑक्सीजन को हम एक नली के द्वारा, ये मान लो हम यहाँ पे नली लगा देंगे, तो इस नली के द्वारा हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करेंगे पानी में। और फिर हम देखेंगे कि इसमें आपके ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड की तो पादप में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो हम यहाँ पे जल का प्रयोग करते हैं, तो जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। इसीलिए इस विधि को बोला जाता है यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स विधि। कौन सी विधि बोला जाता है बेटा? हाइड्रोपोनिक्स। ध्यान रखना, हाइड्रोपोनिक्स विधि यहाँ पे। ठीक है, तो जब जल का प्रयोग किया जाता है तो इस विधि को यहाँ पे क्या कहा जाता है? यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स विधि कहा जाता है। ठीक है,
आई बात समझ में यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स विधि। अब देखो यहाँ पे 3 मेथड हमने पढ़ लिए थे। फर्स्ट नंबर जो विधि थी हमारी वो थी आपके पादप भस्म विधि। कौन सी थी आपकी? पादप भस्म विधि। सेकेंड नंबर थी बालू संवर्धन। कौन सी थी? बालू संवर्धन। और थर्ड नंबर थी आपके जल संवर्धन। ठीक है, तो ये आपके जो पोषक तत्व है उनकी उपलब्धता जानने के लिए कि पौधों में खनिज पोषकों की आवश्यकता जानने के लिए आपकी 3 विधियाँ काम में लेगी, पादप भस्म, बालू संवर्धन और जल संवर्धन। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो भी नए जुड़ रहे हैं वो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी का जो हमारा पोर्शन होगा वो हम करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में।